अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं अभी तक। आ रहे हैं बच्चे साथ-साथ, बुला लीजिए सबको ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। वालेकुम अस्सलाम हदीका, ज़ैनब। चलिए जी, जस्ट 6 स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। जल्दी-जल्दी से स्टूडेंट से कहें जॉइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। ओके जी, काफ़ी वेट कर लिया है, 15 मिनट्स हो गए हैं बट स्टिल मेरे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स के जिन्होंने पढ़ना है वो टाइम से आ जाते हैं, बाकी आई थिंक अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा भी करना चाहते हैं। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ बेटा, फिर बस हम स्टार्ट लेते हैं।
ओके जी, पल्मोनरी नर्सिंग यूनिट 5 के हमने तकरीबन हाफ टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे बेटा, और हाफ रहते हैं तो इंशाल्लाह हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया है व्हाट इज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो किसी बच्चे को? जी जनाब, किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया है व्हाट इज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? ओके, आई थिंक कोई आंसर नहीं देना चाह रहा, और कितनी बुरी बात है, सिर्फ 9 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? वी विल डिफाइन ARDS, then we will enlist the causes and risk factors of ARDS, then we will discuss the pathophysiology of ARDS and sign and symptoms of ARDS, then how to diagnose the ARDS and management for a patient. ARDS क्या है? Acute Respiratory Distress Syndrome क्या है? Acute Respiratory Distress Syndrome, it is a severe form of acute lung injury. This clinical syndrome is characterized by a sudden and progressive pulmonary edema, increased bilateral infiltrates on chest X-ray, hypoxemia, unresponsive to oxygen supplementation, and the absence of an elevated left atrial pressure. Patients often demonstrate reduced lung compliance. Okay, ARDS, acute respiratory distress syndrome जो है वो बेटा नाम से समझ आ रहा है पहली बात तो कि दिस इज अ सिंड्रोम, मतलब इसमें कोई एक चीज नहीं होगी। सिंड्रोम का वर्ड जहां भी यूज हो हमेशा याद रखिएगा कि या तो मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या एटलीस्ट मल्टीपल जो पैथोजेनेसिस होती है वो आपको नजर आएगी। सो ARDS एक सिवियर फॉर्म है एक्यूट लंग इंजरी की बेसिकली। अब इस सिंड्रोम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इस सिंड्रोम को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, दिस क्लिनिकल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक तो बेटे इसमें सडन और प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडिमा होता है, यानी एक तो सडन होगा या दूसरा प्रोग्रेसिव, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी एडिमा डेवलप होना शुरू होगा या फिर सडनली पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। और इसी वजह से जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं पेशेंट का तो बाइलैटरल यानी दोनों लंग्स में आपको इनफिल्ट्रेट्स नजर आएंगे चेस्ट एक्सरे के ऊपर। हाइपोक्सीमिया हो रहा है क्योंकि जाहिर है पल्मोनरी एडिमा मींस के एक तो जो आसपास जो प्लूरल कैविटी है अगर उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर पल्मोनरी एडिमा मींस बेसिकली कि जिस तरह आपने बताया कि एल्विलाइज के अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली बेटा वहां पर जो एक स्पेस थी, नॉर्मली हम जितनी स्पेस यूटिलाइज कर रहे होते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन, टेकिंग द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करने के लिए, एक तो वो स्पेस हमारे पास कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हाइपोक्सीमिया तो होगा। इवन दिस इज अनरिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, यानी हम अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं यानी फेस मास्क के थ्रू, नेजल कैनुला के थ्रू, यानी हम पेशेंट को ऑक्सीजन से सप्लीमेंट कर रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपका पेशेंट हाइपोक्सीमिक ही रहेगा। इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि बेशक हम आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं लेकिन वहाँ स्पेस मौजूद नहीं है ना, जितनी नॉर्मली स्पेस हमारे पास मौजूद होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक तो वो मौजूद नहीं है। जब प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, तो किस तरह से बेटा जो एल्वुलाइज के पास हमारी ब्लड वेसल्स हैं
उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी, उनमें किस तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। सो इसलिए बेशक हम पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस अनरिस्पॉन्सिव रहता है, यानी पेशेंट को हाइपोक्सीमिया ही रहता है, यानी उसकी जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम ही रहती है। एंड द एब्सेंस ऑफ एन एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, जो लेफ्ट एट्रियम है, उसका ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर है, एट्रियल प्रेशर, वो एलिवेटेड हो। ठीक है जी। पेशेंट ऑफन डिमोन्स्ट्रेट रिड्यूस लंग कंप्लायंस, और जो लंग्स का कंप्लायंस है, यानी उनकी जो एक रिकॉइलिंग की कैपेसिटी है, जो उनकी एक इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है कि वो एक्सपेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इट ऑफन डिमोन्स्ट्रेट रिड्यूस्ड लंग कंप्लायंस, जो लंग्स का कंप्लायंस है वो कम हो जाता है। ओके, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि जिनमें ARDS होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो बेटा अगर एज को हम देखें तो ज़्यादातर 65 इयर्स जो एज होती है उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनमें चांसेस होता है ARDS डेवलप होने का। इसके अलावा क्रॉनिक लंग डिजीजेस, जिनको कोई और क्रॉनिक लंग डिजीजेस हों पहले से, a history of alcohol misuse और सिगरेट स्मोकिंग, यानी अल्कोहल और सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ARDS कैन बी अ मोर सीरियस कंडीशन फॉर पीपल हु, जिनको टॉक्सिक शॉक हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा एज में ज़्यादा हो, जिनको लिवर फेलियर का प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी हिस्ट्री हो, चलो अभी अगर करंटली वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ नहीं कर रहे तो उनकी हिस्ट्री हो अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग की। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कुछ बात है, 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, यहाँ तक आप इसको रिव्यू कर लें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आफ्टर 5 मिनट्स ज्वाइन करती हूँ।
ओके जी। रिस्क फैक्टर के अलावा अगर हम एटियोलॉजी की तरफ मूव करें, जो यानी कॉजेज़ होते हैं, उसमें बेटे डायरेक्ट लंग इंजरी अगर हम देखें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो सकती है, ठीक है? यानी जो गैस्ट्रिक के कंटेंट हैं, अगर वो कोई एस्पायरेट कर लेता है और वो ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, तो वो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। बैक्टीरियल, फंगल और वायरल निमोनिया, यानी बैक्टीरिया या फंगस या वायरल, ज़ाहिर है उनकी वजह से जो इन्फेक्शन है, यानी उनकी वजह से अगर निमोनिया हो जाता है पेशेंट को, तो भी लंग इंजरी होती है, डायरेक्ट लंग इंजरी होती है। पल्मोनरी कंटूजन यानी लंग्स को किसी भी किस्म की डायरेक्टली इंजरी हो जाना। नियर ड्रोनिंग यानी कोई ऐसा शख्स है जिसको स्विमिंग नहीं आती और उसकी वजह से वो कहीं इस तरह से पानी वगैरह में गिर गया है, ज़्यादा गहरे पानी में गिर गया है, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो वो ऑब्वियसली नियर ड्राउनिंग की सिचुएशन होती है उसकी। ठीक है जी। ऑब्वियसली वो फिर आपको पता है कि सारा पानी वगैरह जो है वो अंदर जा सकता है, पेशेंट के लंग्स में चला गया तो उसको डैमेज करेगा वो। prolonged inhalation of high concentration of oxygen, smoke और toxic substances। अगर बहुत लंबे अरसे तक और बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में इनहेलेशन होती रहे, इवन ऑक्सीजन की भी, या फिर जो स्मोक होता है, धुआं है किसी भी किस्म का, इंडस्ट्रीज का हो सकता है या जिस तरह, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, किसी भी इस तरह की चीज़ों को अगर बहुत लंबे अरसे के लिए और हायर कंसंट्रेशन में इनहेल करते रहेंगे, तो ये वो सारे कॉजेज़ हैं जो डायरेक्ट जो लंग्स है उसको इंजर्ड करते हैं, डायरेक्ट लंग इंजरी का कॉज बनते हैं। उसके बाद बेटे इनडायरेक्ट लंग इंजरी है, जो इनडायरेक्टली लंग्स को इंजर्ड कर सकते हैं। सेप्सिस है, यानी ब्लड में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है, किसी ड्रग की ओवरडोज हो गई है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, बहुत लंबे अरसे तक के लिए बीपी ड्रॉप रहे किसी पेशेंट का, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, शॉक, फैट एम्बोलिज्म, नॉन thoracic ट्रॉमा, हेड इंजरी, यूरेमिया, hematologic disorder such as disseminated intravascular coagulation और multiple blood transfusions। ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो कॉजेज़ हैं जो लंग्स को इंजर्ड करते हैं, लेकिन इनकी इनडायरेक्ट इंजरी होती है लंग्स के लिए। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लंग इंजरी है, बेसिकली सिंड्रोम है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हमने सब पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिकली लंग इंजरी होती है, इसकी फेजेस क्या क्या है, कितनी फेजेस से गुजर कर जो लंग्स है वो इंजर्ड होते हैं, या जब लंग इंजरी हो रही होती है तो उसमें बेसिकली क्या पैथोजेनेसिस चल रही होती है। एक्सुडेटिव फेज है बेटा। इन द एक्सुडेटिव फेज an injury to the lungs, whether direct or indirect, leads to an acute inflammatory response which is lasting up to 1 week। एक्सुडेटिव फेज में क्या होता है बेटा कि पेशेंट के लंग्स को इंजरी हुई, अब वो इंजरी कुछ भी हो सकती है। वो डायरेक्ट लंग इंजरी, मैंने आपको उसके कॉजेज बता दिए, वो डायरेक्ट लंग इंजरी भी हो सकती है बेटा, इनडायरेक्ट लंग इंजरी भी हो सकती है। तो एक्सुडेटिव फेज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लंग इंजरी होने की वजह से एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। ज़ाहिर है आप सबको पता है, बॉडी में कहीं पे भी अगर किसी किस्म के कोई इंजरी होती है तो बॉडी हमारी फ़ौरन से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। सो पहला स्टेप यही है एक्सुडेटिव फेज में कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है जो कि तकरीबन 1 हफ्ते तक रहता है। In the proliferative phase, sometimes called the fibroproliferative phase, the inflammatory process in the lungs occurs systemically throughout all tissues, leading to increased capillary permeability and movement of fluid out of the vascular space and into the tissues. This phase can last up to 1 week.
जो प्रोलिफरेटिव या फिर जिसको फाइब्रो प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, इन्फ्लामेटरी जो एक प्रोसेस है वो पूरे लंग्स के टिश्यूज में थ्रू आउट द टिश्यूज जो है एक सिस्टेमिकली स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वही जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं, इन्फ्लामेशन कहीं भी होती है तो यही सब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो कैपिलरीज है, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, फ्लूइड वास्कुलर स्पेस से निकल निकल के बाहर आता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से तो एडिमा होता है। और ये भी तकरीबन फर्दर 1 हफ्ते तक चलती है ये फेज। फिर बेटे फाइब्रोटिक फेज आती है। इन द फाइब्रोटिक फेज, जिसको हम रिजोल्यूशन या रिकवरी फेज भी कहते हैं, द लंग्स बिगिन टू रिकवर। इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पर अब वो रिकवर होना शुरू होते हैं। Lung function may continue to improve over a period of 6 to 12 months। ये जो lung functions हैं ये कंटिन्यू रह सकते हैं तकरीबन, यानी इनकी इम्प्रूवमेंट जो है उसमें तकरीबन 6 महीने से 12 महीने तक का टाइम लग सकता है। ठीक है जी। तो लंग इंजरी की जो फेजेस हमने पढ़े, एक्सुडेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, फाइब्रोटिक फेज है। इसमें कोई, मैं समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो या हमें समझ ना आए। जिस तरह से कहीं भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो हम सबको पता है एक्सुडेटिव फेज में वही चीज़ है कि जब भी इंजरी होती है हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से, कोई भी हिस्सा डैमेज होता है, तो इसी तरह से लंग्स डैमेज होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से हो, तो सबसे पहले फेज में वही है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन होती है। सेकेंड में फिर जाहिर है वो इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है वो फर्दर प्रोग्रेस करके पूरे लंग्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है और कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लूइड निकल निकल के बाहर टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में इदीमा होता है। और थर्ड फेज में फिर फाइब्रोटिक फेज है, जिसमें यानी रिकवरी स्टार्ट होती है, जिसमें लंग्स जो है वो रिकवर होना शुरू होते हैं। लंग का जो फंक्शन है ये जो यानी उनका रिकवर होना, उनकी लंग फंक्शन की इम्प्रूवमेंट जो है वो 6 से 12 महीने का टाइम ले सकती है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी बताया तो इसमें यह है कि आपको थोड़ा और मैंने यहाँ पे डिटेल में उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है पिक्टोरल दिखाने की कोशिश की है कि ARDS की जो पहली फेज है जिसको हम एक्सुडेटिव फेज कहते हैं, उसमें बेटा देखिए सेल इंजरी हुई। ठीक है, सेल इंजरी, कोई भी सेल इंजर्ड हुआ तो उसकी वजह से आप सबको पता है लंग्स का सेल है तो क्या होगा, एल्व्यूलाइज है, एल्व्यूलाइज की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज हुए। ठीक है, या फिर जिसको हम टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कहते हैं या टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, यानी लंग्स के जो सेल्स हैं उनको कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है, जो वो ब्लड वेसल्स हैं, जाहिर है इनमें से सारा लंग्स का ही हिस्सा है ना आपकी, जो वहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, आपकी कैपिलरीज मौजूद हैं, आपकी एल्व्यूलाइज मौजूद हैं, उनको इंजरी होगी तो इंजर्ड जो एल्व्यूलर है, ठीक है, कैपिलरी बैरियर, उनकी वजह से वही होगा सिंपल के परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगी। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एडीमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन सेल्स में शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इन्फ्लामेटरी सेल्स रिक्रूटमेंट आपके वहाँ पे न्यूट्रोफिल आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब जाहिर है जब वो जो लंग्स के लिए आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जो एल्व्यूलाइज के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाइज है, एल्व्यूलाइज के अंदर जो स्पेस मौजूद होता है गैसेस के लिए, जब उसकी जगह पे आके फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो गैसेस एक्सचेंज है उसके लिए वहां पर जगह कम हो जाएगी, गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब अल्टीमेटली गैसेस एक्सचेंज के लिए वहां जगह बाकी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली आपके पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी तो हमें इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमारे पेशेंट को हो सकती है बेटा कि हमें उसको असिस्टेड वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी हमें उसे मैकेनिकली वेंटिलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी जो सेकंड चीज मैंने आपको फेज बताई थी प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें जाहिर है प्रोलिफरेशन होती है टाइप 2 सेल्स की। इसमें देखें आपकी जो लिम्फेटिक्स है, जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक्स में जो लिम्फ मौजूद होता है वो भी ड्रेन करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है और एडिमा कॉज होता है। और जो टाइप 2 है डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इनटू द टाइप 1 सेल्स, तो एडिमा का फ्लूइड जो है वो उसकी रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एल्व्यूलर कैपिलरी बैरियर जो
जो था उनके दरमियान में जो वो बैरियर था उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। जब बैरियर ठीक हो जाता है तो बेटा वो जो लीकेज थी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है और जो वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो सारा का सारा दोबारा से अपनी जगह पर यानी वेस्कुलर स्पेस के अंदर जाना शुरू कर देता है। पेशेंट इस स्टेज में आके फील बेटर और मैकेनिकल वेंटिलेशन माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो इस फेज में जो है वो रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इस फेज में आते हैं एडिमा वगैरह ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट बेटर फील करने लगता है। तो हमें पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली पेशेंट्स को। अगर फाइब्रोटिक फेज में पेशेंट चला जाता है, वेरी फ्यू प्रोग्रेस इनटू फाइब्रोटिक फेज। वैसे यही मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर पेशेंट प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर आके रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो कि फाइब्रोटिक फेज की तरफ मूव करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पर आके ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या है कि बेशक इंट्रा अल्व्यूलर लिम्फेटिक्स है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस यानी जो टिश्यूज हैं आसपास के उनमें फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। जो कैपिलरीज हैं वो उनको भी फाइब्रोसिस होने यानी उनके अंदर भी वो इलास्टिसिटी खत्म होकर सख्ती आना शुरू हो जाती है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जाहिर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो डेवलप होगा, क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म होती जा रही है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो उसी प्रेशर से ब्लड लेके आ रहे हैं, लेकिन ब्लड की जो वेसल्स है उनके अंदर आगे इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी साथ साथ डेवलप हो जाता है पेशेंट्स को। और इस स्टेज में जो पेशेंट्स आ जाते हैं फाइब्रोटिक स्टेज में, उनकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है बेटा, यानी उनका ठीक हो जाना बहुत मुश्किल होता है। और वो फिर टोटली वेंटिलेटर डिपेंडेंट उनकी ब्रीदिंग होती है, यानी उनको वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि उनके लंग्स की कंप्लाइंस खत्म हो चुकी है, फाइब्रोज्ड होना शुरू हो गए हैं उनका लंग्स का बहुत सारा हिस्सा, तो उसकी वजह से फिर वो वेंटिलेटर डिपेंडेंट ब्रीदिंग उनकी होती है। होप्स हो के जो फेजेस हैं, जो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है ARDS की, वो मज़ीद आपको ये जो मैंने एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन इसमें दी है आपके सामने, इससे आपको मजीद वो समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लीजिए। ओके जी, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई बेटा। तो अभी जो है 45 हो गए हैं, आपकी अटेंडेंस का टाइम है, तो सब बच्चे जो है अटेंडेंस मार्क करवा लें। फिर
उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास भी हमारी है, तो उसमें फिर हम ARDS को फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। अभी सब स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, टेक केयर।